नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों, हम लोग विजन आईएएस की जो 2025 के लिए टेस्ट सीरीज है उसको हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें से हमने दूसरा टेस्ट स्टार्ट किया था और 50 क्वेश्चन स्टार्टिंग के कर लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं किया है तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद इसको देखिए। आज की इस वीडियो में हम आप उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं और 1 घंटे में कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कम करेंगे और उनका जो आंसर जानेंगे और थोड़ा थोड़ा भी डिस्कस करते चलेंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत नॉलेज होता रहे और आप लोग उसको एनालिसिस करते रहें। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो है फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, हम लोग को टाइम बॉन्डेड होकर भी करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। यहाँ पे आप टेस्ट नंबर देख सकते हैं। टेस्ट कोड जो है 4702 है। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। प्लेलिस्ट से आप लोग इसको देख सकते हैं और पिछला टेस्ट भी आप लोग कवर कर सकते हैं। बात करें टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। आप उससे ज्वाइन होकर इसकी PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं और उसको जो है कंप्लीट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। और क्वेश्चन नंबर 51 अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे आप, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से भारत में संघवाद का उल्लेख एवं परिभाषित किया गया है। ठीक है। दूसरा कह रहा है बोम्मईवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने संघवाद को संविधान की मूल विशेषता के रूप में वर्णित किया था। प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संघवाद की एक विशेषता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं यह बताना है। केवल 1, केवल 2, सभी 3 और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन जो कह रहा है कि अनुच्छेद 1 में जो है स्पष्ट रूप से संघवाद को उल्लेखित एवं परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये बिल्कुल कथन गलत है। इसको जो है हम लोग गलत कर देंगे। दूसरा कह रहा है बोम्मईवाद 1994 में जो है न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि संविधान को जो संघीय ढांचा है वो, यानी कि संघवाद जो है वो मूल विशेषता है हमारे संविधान की। तो ये बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगी। दूसरा कह रहा है प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संघवाद की एक विशेषता है। तो देखो, प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है वो हमारे संघवाद की जो है विशेषता नहीं है। इसके विपरीत स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका जो होती है वो संघवाद की जो है विशेषता होती है। तो ये भी यहाँ पे गलत देखने को मिलेगा। केवल एक सही है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो है पंचायतों के बारे में कह रहा है। पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया जाता है या फिर प्रदान करना। ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। तीसरा कह रहा पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना। उपयुक्त में से कितने प्रावधान संविधान के भाग 9 के तहत राज्यों के लिए लागू करना अनिवार्य है। केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं। आपने पढ़ा होगा पंचायती राज में कि जब संविधान संशोधन किया गया तो उसके बाद कुछ जो है राज्यों को अनिवार्य प्रावधान किए गए, ये आपको देना ही है। तो उसी के बाद जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। पहला कह रहा है पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना, क्या ये अनिवार्य था या नहीं था? तो पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना जो है ये कथन सही नहीं है। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। सीटों का आरक्षण जो है पंचायतों के में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ये अनिवार्य नहीं था। ठीक है, ये जो है स्वैच्छिक प्रावधान था, अनिवार्य नहीं था। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा देखने को मिलेगा ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। क्या ये बात सही है? आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ, ऐसा जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में जो है ऐसा जो है कहा गया था, ये आपको अनिवार्य था। तीसरा कह रहा है पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना, ये राज्य की जिम्मेदारी थी, ये स्वैच्छिक अधिकार था। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे गलत कर देंगे। केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है?
कह रहा विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है राज्य की विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के राज्यसभा के राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेती है, यानी कि जो राज्यसभा जो चुने जाते हैं सदस्य उनके चुनाव में भाग लेती है और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। आगे कह रहा है विधान परिषद बजट पर चर्चा और अनुदान की मांग पर मतदान कर सकती है। तीसरा कह रहा है विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि राज्य की विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेती है। क्या ये बात आपको सही देखने को मिलेगा? तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा सही नहीं है। दूसरा कह रहा है राज्य विधान परिषद जो है बजट पर चर्चा और अनुदान की मांग पर मतदान। तो ये जो है अनुदान की मांग पर जो है चर्चा तो करती है लेकिन जो है मतदान नहीं करती, इसलिए ये कथन भी गलत है। आगे कह रहा विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। क्या ये बात सही है? तो विधान परिषद जो है अविश्वास प्रस्ताव करके जो है नहीं हटा सकती है, तो ये भी बात जो है सही देखने को मिलेगी, नहीं हटा सकती है, इसमें लिखा हुआ है। तो इसका केवल एक सही है, तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहे हैं? राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर की जाती है। दूसरा कह रहा है उसे 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहने या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के वकालत या फिर उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। उपयुक्त कथन में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो नहीं, जो उसकी नियुक्ति होती है महाधिवक्ता, उसकी नियुक्ति आप लोग जानते होंगे कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है उसे 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर बने रहने, नहीं, उसे 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर बने रहने या फिर 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, ये कथन भी गलत है। आगे कह रहा है वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, तो बिल्कुल वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, ये भी कथन इसका सही है। तो इसके दो कथन सही है, तो केवल दो, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली नेक्सकार-19 थेरेपी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस रोग के संदर्भ में किया जाता है? ठीक है, एड्स, कैंसर, कोविड-19, क्षय रोग। तो आपने पढ़ा होगा नेक्सकार-19 थेरेपी के बारे में करंट अफेयर में जो है चर्चाएं थी। ठीक है, इसको जो है मंजूरी दे दी गई थी। भारतीय दवा निवारक जो है हमारे यहाँ पे जो भी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो है इस थेरेपी को मंजूरी दे दी गई थी। ये जो नेक्सकार-19 स्वदेशी रूप से विकसित एक CD19 लक्षित कार टी सेल थेरेपी है जिसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो इसका बी आंसर जो है सही देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। पहला कह रहा है वित्तीय कार्यबल यानी FATF, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, तीसरा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। तो जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है इसमें से अगर मैं बात करूं तो इसमें से 0 से लेके 100 तक जो है नंबर दिए जाते हैं आपको। अगर आपका 100 नंबर है तो भ्रष्टाचार मुक्त देश है, अगर आपको 0 नंबर है तो आप अत्यधिक जो है भ्रष्ट देश देखने को मिलेंगे। 180 देशों के जो है रैंक जो है इसमें से दी जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारत को जो है कौन सा स्थान मिला है? तो 93वां स्थान है 2023 में, जब
के ये क्वेश्चन है तब के, ठीक है। तो इसको जो जारी किया जाता है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। इसका गठन जो है 1993 में विश्व बैंक के जो पूर्व कर्मचारी थे उनके द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका बर्लिन में देखने को मिलेगा। तो हो गया 56 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, कह रहा है, पहले तो नीचे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास उपयुक्त में से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। पहला कह रहा है, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। तो बिल्कुल राष्ट्रपति जो है ऐसे विधेयक पर जो है स्वीकृति दे सकता है, ये बिल्कुल सही बात आपको देखने को मिल जाती है। पहला तो कथन इसका सही है, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो दूसरा कथन भी आपको देखने को मिलेगा कि ये राष्ट्रपति जो है उसको रोक सकता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा कह रहा है, राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य विधायिका के सभी प्रकार के विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाने का निर्देश दे सकता है। क्या सभी प्रकार के जो है लौटा सकता है, निर्धारित कर सकता है? तो ऐसा है नहीं। राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दे। जो यहाँ पे धन विधेयक है वो आपको जो है कहीं ना कहीं अपवाद के रूप में देखने को मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा कि यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक के बारे में जो है गलत है, तो किसी भी प्रकार का जो विधेयक दिया है सभी प्रस्ताव, तो ये गलत बात है। धन विधेयक इसमें जो है एक्सेप्शन रहेगा। तो जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दो कथन सही है, पहला और दूसरा, ठीक है, केवल दो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 58 में सैन्य अभ्यास और जिन देशों के मध्य में होता है उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। 58 में देखते हैं, कह रहा है सदा तंसीक जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और संयुक्त अरब जो है उसके बीच में होता है, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होता है। दूसरा कह रहा है डेजर्ट साइक्लोन जो है ये भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। अल नजा भारत और ओमान के बीच में होता है। एक्वेरियन जो है भारत और मालदीव के बीच में होता है। कह रहा है उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और सभी चार। चलिए देख लेते हैं पहला। तो सदा तंसीक जो होता है, सदा तंसीक जो हमारा देखने को मिलेगा आपको, सदा तंसीक युद्ध अभ्यास ये किसके किसके बीच होता है? तो मैं आपको बता दूं कि सदा तंसीक जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में नहीं, बल्कि सदा तकनीक जो होता है तंसीक जो होता है ये भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। तो पहला कथन तो इसका जो है गलत है। दूसरा कह रहा है डेजर्ट साइक्लोन, तो डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और यूएई के बीच में होता है, इसलिए दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है अल नजाह, अल नजाह भारत और ओमान के बीच में होता है, तो ये बात आपको सही देखने को मिलेगी। भारत और ओमान के बीच में अल नजाह जो है सैन्य अभ्यास देखने को मिलेगा। एक्वेरियन जो है ये भारत और मालदीव के बीच में देखने को मिलेगा। तो दो कथन सही है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, केवल दो। आगे देखते हैं, जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी, क्या ये बात सही है? ठीक है। दूसरा कह रहा है जिला न्यायाधीशों के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। तीसरा कह रहा है जिला न्यायाधीशों के पास मृत्युदंड देने की शक्ति नहीं है। कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। पहला कह रहा है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। दूसरा कह रहा है जिला न्यायाधीशों के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास नहीं, राज्य के उच्च न्यायालय के पास होता है, ये बिल्कुल गलत बात देखने को मिलेगी। कह रहा जिला न्यायाधीश के पास मृत्युदंड देने की शक्ति नहीं होती, बिल्कुल गलत बात है। शक्ति होती है, बस उससे जो है अनुमति लेनी पड़ती है, उसको जो है वेरीफाई करवाना पड़ता है हाई कोर्ट से। तो केवल एक कथन सही है, ए हो जाएगा इसका आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय में एक कार्यकारी न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी कम हो तक के लिए की जा सकती है।
ऐसी नियुक्ति का एक संभावित कारण उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति की वजह से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में अक्षमता हो सकती है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। पहला जो कथन जारी है, बात किया जा रहा है, उसमें देखते हैं अतिरिक्त जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनके बारे में, अतिरिक्त न्यायाधीश जो जारी कार्यकाल होता है उनका एक समय सीमा होती है 2 वर्ष से अधिक के लिए नहीं, लेकिन जो कार्यकारी न्यायाधीश हैं उसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती है, ठीक है। किंतु कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु के पश्चात अपने पद का त्याग करना होता है। उसे 2 वर्ष वाला ये जो है कोई भी कार्यकाल नहीं होता, तो ये कथन इसका गलत है। दूसरा कह रहा है ऐसी नियुक्ति का एक संभावित कारण जो है बताया गया इसमें, ये बिल्कुल सही है, तो दूसरा जो है सही है, केवल 2 इसका सही हो जाएगा, बी, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पेम्बा इफेक्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। कह रहा है पेम्बा प्रभाव के बारे में, पेम्बा प्रभाव जो है संबंधित है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सौर पवनों से, ठंडे जल की तुलना में गर्म जल का तेजी से जमने से, गोरे रंग की त्वचा की तुलना में काले रंग की त्वचा के प्रति एआई संवेदीकरण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पेम्बा प्रभाव है ये ठंडे जल की तुलना में गर्म जल का तेजी से जमने की परिघटना से संबंधित है, तो ये बात आपको याद रखना है, बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 62 क्या है। हाल ही में सुर्खियों में है सोलिगा और येरावा संबंधित हैं। ए कह रहा है वन्य से प्राप्त खाद्य पदार्थों से, फोर्जिंग वाइल्ड एडिबल्स। बी कह रहा है पश्चिमी घाट में रहने वाले देशज समुदायों से। सी कह रहा है जनजातियों के विस्तृत भाषाओं से। डी कह रहा है केरल में उत्खनन में पाए गए जीवाश्मों। तो जो सोलिगा और येरावा संबंधित हैं, ये जो आपको देखने को मिलेगा ये पश्चिमी घाट में रहने वाले देशज समुदायों से संबंधित है, बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये बात आपको देखना सही रहेगा। जो येरावा जनजाति है ये केरल के वायनाड जिले में आपको देखने को मिलेगा। वही जो सेलगा है ये जो है देशज समुदाय में से एक है, ये कर्नाटक के मूल निवासी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आपको ये भी बात याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 जो है आपका कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राय या परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या किसी विशिष्ट उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है इस प्रकार की कोई भी राय या परामर्श की प्रकृति बाध्यकारी नहीं होगी। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखो जो राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति है ये सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में है, ना कि उच्च न्यायालय के संबंध में। ये कथन सही गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इस प्रकार की कोई भी राय या परामर्श की प्रकृति बाध्यकारी नहीं होती, तो बिल्कुल ये जो है बाध्यकारी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो सही है दूसरा कथन, तो बी इसका सही हो जाएगा। तो 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 64 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं कि भारत में दबाव समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, और दूसरा कथन कह रहा है कि राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूहों का लक्ष्य राजनीतिक शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करना या साझा करना नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे आपको जो पहला कथन दिख रहा है कि दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन कह रहा है राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूहों का लक्ष्य राजनीतिक शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करना या साझा करना नहीं है। बिल्कुल दोनों कथन सही देखने को मिलेंगे, सी इसका राइट आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुनावी सुधार हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि चुनावी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जेल या पुलिस हिरासत में रहने वाले व्यक्ति मतदाता नहीं रह जाते हैं, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्या ये बात सही है कि वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? आगे कह रहा है लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा सभी राज्यों के लिए समान है। क्या यह बात सही है? चलिए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो, सही पूछ रहा है कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला कथन कह रहा है जेल या पुलिस हिरासत में रहने वाले व्यक्ति मतदाता नहीं रह जाते इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, ये आपको गलत बात देखने को मिलेगी। दूसरा कह रहा है लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा सभी राज्यों में एक समान देखने को मिलेगी। क्या ये बात सही है कि सभी राज्यों में एक जैसी ही है? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नहीं, एक जैसी नहीं है, सभी में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे कि बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 95 लाख देखने को मिलेगी, वहीं पे छोटे राज्यों में जो है 75 लाख रुपए आपको देखने को मिलेगी। ये कथन भी गलत है। तो ना तो एक ना ही दो, डी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि 66 नंबर क्वेश्चन क्या है। परिवार न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर अथवा कस्बे में एक परिवार न्यायालय स्थापित करे। दूसरा कह रहा है भारत में परिवार न्यायालयों को परिवार विवादों, तलाक और अन्य संबंधित मामलों पर सुनवाई का विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त है। परिवार न्यायालय के समक्ष किसी भी विधि व्यवसायी द्वारा विवादित पक्षों को प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो कथन एक आपको दिख रहा है कि राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर अथवा कस्बे में एक परिवार न्यायालय स्थापित करे, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन कह रहा है भारत में परिवार न्यायालयों को पारिवारिक विवादों, तलाक और अन्य संबंधित मामलों पर सुनवाई का विशेष अधिकार प्राप्त है, तो बिल्कुल सही बात देखने को ये भी मिलेगी आपको। कथन तीसरा अगर देखा जाए तो कथन 3 कह रहा है परिवार न्यायालय के समक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा विवादित पक्षों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। ये भी बात आपको जो है सही देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी आपको सही देखने को मिलेगी तीसरा। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो डी का आंसर सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 67 नंबर क्वेश्चन क्या है। 67 नंबर जो क्वेश्चन है ये दल बदल के बारे में। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह कानून संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों पर लागू होता है। सदस्य की निर्भरता संबंधी कार्यवाही पर अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस संबंध में निर्णय लेने के लिए पीठासीन अधिकारी को कानून के अंतर्गत 3 महीने का समय सीमा प्रदान की गई है। निम्न में से कितने कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं। ठीक है, तो पहला कथन देखते हैं कि पहला कथन कह क्या रहा है। पहला कथन कह रहा है कि यह कानून जो है दल बदल विरोधी जो कानून है यह संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों के लिए क्या लागू होता है? चलिए बताइए, क्या केवल निर्वाचित सदस्यों के लिए ही ऐसा है? तो आपको देखने को मिलेगा ये जो है केवल निर्वाचित सदस्यों के लिए नहीं है, ये जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के लिए। तो कथन एक इसका जो है गलत देखने को मिलेगा। सदस्य की निर्भरता संबंधी कार्यवाही पर अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा जो है की जा सकती है, तो बिल्कुल इनकी जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये बिल्कुल सही बात है। इस संबंध में निर्णय लेने के लिए पीठासीन अधिकारी को कानून के अंतर्गत 3 महीने का समय सीमा दी गई है, तो बिल्कुल समय सीमा नहीं दी गई है, आपको देखने को मिलेगा इसमें कोई समय सीमा का प्रावधान नहीं है, तो ये कथन भी गलत है। तो 2 कथन गलत है, नहीं यहाँ पे पूछ रहा है सही है, तो 2 सही नहीं है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, स्थायी लोक अदालत जो होती हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। पहला कह रहा है स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार केवल उन मामलों तक विस्तृत होता है जो प्रकृति में समझौता योग्य है। दूसरा कथन कह रहा है स्थायी लोक अदालतों की स्थापना सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत की जाती है। पहला कथन कह रहा है केवल एक, केवल दो, कितने सही है पूछ रहा है? एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसमें जो पहला कथन कह रहा है कि स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार केवल उन मामलों तक विस्तृत है जो प्रकृति में समझौता योग्य है, तो ये कथन आपको देखने को मिलेगा सही है। वहीं पे स्थायी लोक अदालतों की जो स्थापना की जाती है, ठीक है, तो ये जो है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को 2002 में संशोधित किया गया और उसमें जो है स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान कर दिया गया था। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है उसमें से 1987 की धारा 2022C में इसको जो है इसकी जो है विशेषताएं की गई हैं। ठीक है,
वहीं पे सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 की धारा 89 है, इसको अगर बात किया जाए तो इस धारा को जो है वर्ष 1999 में क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है। अदालतों को किसी विवाद को वैकल्पिक समाधान, विवाद समाधान एडीआर तंत्र जैसे मध्यस्थता, सुलह और लोक अदालत के माध्यम से निपटान सहित न्यायिक निपटान के लिए संदर्भित करने की शक्ति प्रदान की जाती है। अगर बात किया जाए कि स्थलीय लोक अदालतों की स्थापना क्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत होती है, तो ये गलत बात आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के माध्यम से की जाती है। तो इसका केवल एक सही है देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं और 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्ली बार्गेनिंग के संदर्भ में यहाँ पे बात की गई है। कह रहा है प्ली बार्गेनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। भारत में प्ली बार्गेनिंग अभियुक्त व्यक्ति का विधिक अधिकार है। क्या ये बात सही देखने को मिलेगी आपको? दूसरा कहना है भारतीय विधि व्यवस्था के तहत यह उन सभी अपराधों के लिए उपलब्ध है जिनमें 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास को जुर्माने का प्रावधान है। भारत में प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया अभियुक्त द्वारा शुरू की जाती है। कितने कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 3, 1 और 3 दोनों, और 1, 2 और 3 सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा है भारत में प्ली बार्गेनिंग जो है अभियुक्त व्यक्ति का विधिक अधिकार है, तो नहीं, यहाँ पे जो है विधिक अधिकार नहीं है, प्ली बार्गेनिंग पूर्ण अधिकार नहीं है, या न्यायालय के विवेक के अधीन है, तो ये बिल्कुल गलत देखने को मिलेगा। वहीं पे जो दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय विधि व्यवस्था के तहत उन सभी अपराधों के लिए उपलब्ध है जिनमें 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास जुर्माने का प्रावधान है, तो केवल उन अपराधों के लिए जो है लागू होता है जिनमें 7 वर्ष तक की कैद या जुर्माने की सजा हो। इसके अतिरिक्त कुछ अपराधों जैसे कि महिलाओं या बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराध और नारकोटिक्स, ड्रग्स एवं साइक्रोटोपिक सब्सटेंस एक्ट जैसे विशेष कानूनों के तहत जो अपराध हुए हैं उनमें प्ली बार्गेनिंग का आवेदन नहीं किया जाता है। तो सभी प्रकार के अपराधों के लिए जो है प्ली बार्गेनिंग उपलब्ध नहीं है, ये बात याद रखना है। यहाँ पे जो लिखा है सभी प्रकार के अपराध उनके लिए उपलब्ध नहीं। हाँ, ये जरूर है कि 7 वर्ष और उनसे कम कारावास है उनके लिए मिल सकता है, लेकिन बहुत जो गलत काम किया है आपने उसको लिए मुश्किल है। बच्चों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध अगर आपने कार्य किया है कोई अपराध तो नहीं मिलेगा। दूसरा गलत है। भारत में प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया जो है अभियुक्त के द्वारा शुरू की जाती है, बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। तीसरा सही है, तो 20 का आंसर सही है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट रोड टेप, ठीक है, योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या है। कह रहा है रोड टेप विश्व स्तर पर स्वीकृत एक सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत पर आधारित है कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है रोड टेप जो है योजना के अंतर्गत निर्यातकों को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर अंतर्निहित उन करों का पुनर्भुगतान कर दिया जाता है जिन्हें अब तक वापस नहीं किया जा रहा था। इसके अंतर्गत शुल्क स्क्रिप्ट गैर हस्तांतरणीय होते हैं। शुल्क स्क्रिप्ट्स का उपयोग केवल मूल सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो पहला जो है इसका कथन, उसके बारे में देख लेते हैं। तो कह रहा है कि रोड टेप विश्व स्तर पर स्वीकृत इस सिद्धांत पर आधारित है कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। रोड टेप जो है योजना के अंतर्गत निर्यातकों को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर अंतर्निहित उन शुल्कों, करों का पुनर्भुगतान कर दिया जाता है जिसको तो जो है अभी तक वापस नहीं किया गया, ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा है इसके अंतर्गत शुल्क स्क्रिप्ट गैर हस्तांतरणीय होते हैं। बिल्कुल सही बात है। शुल्क स्क्रिप्ट्स का उपयोग केवल मूल सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। नहीं, ये गलत बात है, ये आपको देखने को मिलेगा। चौथा जो इसका ऑप्शन है ये गलत देखने को मिलेगा। तो इसके 3 कथन सही हैं, तो इसका सी आंसर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा ईदाते आयोग संबंधित है। ईदाते आयोग जो है किससे संबंधित है देखना। कह रहा है कि विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियों से संबंधित जातियों की राज्यवार सूची तैयार करने से। दूसरा कह रहा है ओबीसी श्रेणी में मराठों के लिए आरक्षण के प्रावधान के संबंध में अध्ययन करने से।
तीसरा कह रहा है न्यायिक जवाबदेहिता का एक तंत्र विकसित करने हेतु न्यायपालिका के साथ कार्य करने से। चौथा कह रहा है पूर्ण खाता परिवर्तनीयता के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए। तो जो इराते आयोग देखने को मिलेगा, ये जो है भीखू रामजी इराते के नेतृत्व में 2014 में स्थापित किया गया था। इसका काम था जो विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं उनका क्या है राज्यव्यापी सूची जो है संकलित करना। तो इसका जो ए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ये सही आंसर जो है इसका है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 72 क्या है। हाल ही में भारत सरकार ने अर्जेंटीना में अन्वेषण और विकास के लिए 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में लिथियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि यह आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है तथा इसे गोल्ड जो व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। दूसरा कह रहा है अर्जेंटीना, पेरू और चिली लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। यहाँ 50% से अधिक लिथियम भंडार जो है संकेंद्रित हैं। ठीक है, अगला कह रहा है भारत में अब तक लिथियम का कोई भंडार खोजा नहीं गया है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक और दो दोनों, 1 और 2 और 3, 1, 2 और 3 तीनों। तो पहला जो कथन इसमें कह रहा है यह आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु और इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये कथन आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है अर्जेंटीना, पेरू और चिली जो ट्रायंगल है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो है 50% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अर्जेंटीना, पेरू और चिली ये तीनों नहीं है। अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया जो है ये लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। ये कथन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल तो ये जो लिथियम ट्रायंगल है इसमें 50% जो है मिल जाता है भंडार, लेकिन यहाँ पे जो है पेरू उपस्थित ना होके जो है आपको बोलीविया मिलेगा देखने को। भारत में अब तक लिथियम का कोई भंडार खोजा नहीं गया, तो ये भी कथन गलत है। बिल्कुल खोजा गया है। भारत के राजस्थान के नागौर में, झारखंड के कोडरमा में, कर्नाटक के मांड्या में और जम्मू कश्मीर में जो है रियासी जिले में काफ़ी फेमस हुआ था। तो केवल ए जो है इसका कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में बात करते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि किसका प्रावधान इसमें जो है किया गया है और किसका नहीं। पहले कह मतदाता सूची तैयार करना, क्या इसका जो है प्रावधान किया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया, राज्य निर्वाचन की सदस्यता के संदर्भ में निर्भरताएं। तो चलिए देख लेते हैं 73 में क्या होगा। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो राज्य जो मतदाता सूची तैयार करना इसे जो है 51 में नहीं दिया गया है। जो है महत्वपूर्ण इस तरह के जो कार्य थे 1950 वाले में। तो मतदाता सूची से रिलेटेड काम जो है 1951 के जो अधिनियम है इसमें नहीं था। ठीक है, दूसरा कह रहा है राज्य निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, ये भी नहीं था इसमें। तीसरा कह रहा है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के संदर्भ में निर्भरताएं। तो बिल्कुल ये तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा ये विकल्प आपको जो है सही देखने को मिलेगा, ये सही है। तो केवल 3 सी इसका सही आंसर है। पहला और दूसरा जो कथन दिया हुआ है ये आपको 1950 वाला जो अधिनियम है उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखा जाए तो यदि विधानसभा में किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। तो पहला कथन कह रहा है विधानसभा के सबसे बड़े दल का गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे केवल 6 सप्ताह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। दूसरा कह रहा है संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। तो कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर देखने को मिलेगा जो कथन 1 है, ठीक है, तो कथन 1 कह रहा विधानसभा में सबसे बड़े, तो बिल्कुल ये जो है मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को, लेकिन उसे विश्वास मत जो है सिद्ध करने के लिए 6 सप्ताह नहीं कितना टाइम दिया जाएगा। तो आप लोग जो है कमेंट बता सकते हैं कि उसको जो है 1 माह के भीतर जो है करना पड़ेगा, जो है विश्वास मत का जो है विश्वास उसको साबित करना पड़ेगा।
तो ये कथन गलत है। दूसरा कह रहा है संविधान के अनुसार किसी मुख्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले नहीं, बाद में भी जो है अपना बहुमत साबित कर सकता है, गलत है ये भी। दोनों कथन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद से हटाने के लिए निम्नलिखित में से विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कारण भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने के आधार हैं? क्या सिद्ध कदाचार के आधार पे उनको हटाया जा सकता है? 75 का क्वेश्चन है जो है कि क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाया जा सकता है सिद्ध कदाचार के आधार पे? बिल्कुल, अक्षमता के आधार पे हटाया जा सकता है, लेकिन संविधान के उल्लंघन के आधार पे इनको नहीं हटाया जा सकता, ऐसा कोई नहीं है। संविधान का उल्लंघन जो है राष्ट्रपति के लिए ऐसी बात की गई है, ना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। तो केवल 2 कथन सही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। राज्यपाल की विधायी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो वह राज्य विधानसभा के किसी भी व्यक्ति को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है। दूसरा कह रहा है वह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर उच्च न्यायालय के परामर्श से निर्णय लेता है। ठीक है। तीसरा कह रहा है वह राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के 12वें हिस्से को मनोनीत कर सकता है। केवल एक, कितने सही है? केवल एक, केवल 2, केवल सभी 3 और कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे जो कथन एक देखने को मिलेगा, इसमें कह रहा है जब वह विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं होते तो किसी भी को भी उसी सदन से जो है सदस्य की नियुक्ति कार्यवाही कर सकता है अध्यक्ष रूप में। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है वह राज्य विधान मंडल के सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर उच्च न्यायालय से क्या परामर्श लेगा? तो नहीं, वह चुनाव आयोग से परामर्श लेगा, इसलिए यह कथन गलत है। विधान परिषद की सदस्य संख्या के 1/12 नहीं 1/6 सदस्यों का जो है चुनाव करता है, मनोनीत करता है, तो ये भी कथन गलत है। केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 77 क्या है। निम्नलिखित में से किन विषयों को संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया है? कृषि, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षा, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कह रहा उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, कितने उत्तर सही हैं? सही उत्तर चुनिए। ठीक है। तो कह रहा है कि केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कृषि, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, खादी ग्राम उद्योग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सभी देखने को मिलेंगे, तो इसका डी आंसर होगा। और भी यहाँ पे आपको भूमि सुधार, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, लघु वनोपयोग, वनोपज जो है, लघु उद्योग, पेयजल, ईंधन, चारा, ग्रामीण आवासन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, बहुत सारे जो है आपको देखने को विषय मिलेंगे। तो 29 विषय आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके, तो इसका डी आंसर जो है सही है, आपको ने देख लिया। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा की आचार समिति यानी एथिक्स कमेटी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। कह रहा कि एथिक्स कमेटी को सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है जांच समिति के रूप में, परीक्षण और नियंत्रण के लिए गठित समिति के रूप में, हाउसकीपिंग समिति के रूप में, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समिति के रूप में। तो जो लोकसभा की आचार समिति है इसको हम लोग किसके रूप में जो है वर्गीकृत कर सकते हैं? तो जांच समिति के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जो आचार समिति है ये जांच समिति के रूप में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है भारतीय राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कथन 2 कह रहा है भारतीय संघ विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला कह रहा है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। तीसरा कह रहा है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। तो यहाँ पे कथन 1 देखा जाए कि भारतीय राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारतीय संघ विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। दोनों कथन सही देखने को मिलेंगे और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 79 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन है।
राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल स्थायी कार्यपालिका का अंग है क्योंकि उसे केवल राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है। ठीक है। अगला कह रहा है राज्य का मुख्य सचिव राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है क्योंकि राज्य सरकार के निर्णयों के आधार पर उसे हटाया स्थानांतरित किया जा सकता है। कह रहा कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। यहाँ पे राज्यपाल आपको जो देखने को मिलेगा ये जो है राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख है, ना कि स्थायी कार्यपालिका का, तो ये भी गलत है। दूसरा कथन कह रहा है राज्य का मुख्य सचिव जो है राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है, तो नहीं, ये स्थायी कार्यपालिका का अंग है। दोनों कथन गलत देखने को मिलेंगे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बचे हैं 20 क्वेश्चन, उनको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 81 क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित होते। संघीय कार्यपालिका की बात यहाँ पे की जा रही है कि संघीय कार्यपालिका में कौन सम्मिलित होता है और कौन नहीं। राष्ट्रपति के, चलिए सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे आंसर देखेंगे। कह रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 4 और 5, केवल 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और 5। क्या राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका में होता है? तो बिल्कुल राष्ट्रपति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि संघ की कार्यपालिका। लोकसभा अध्यक्ष का संघ की कार्यपालिका का हिस्सा? तो नहीं, ये विधायिका का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री भी आपको कार्यपालिका का हिस्सा देखने को मिलेगा। वहीं पे चौथा जो है मंत्रिपरिषद भी आपको देखने को हिस्सा मिलेगा किसका? कार्यपालिका का। लेकिन भारत का सॉलिसिटर जनरल जो होता है ये आपको कार्यपालिका का हिस्सा देखने को नहीं मिलेगा। तो 1, 3 और 4 सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों के चयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन कौन से कथन यहाँ पे आपको सही देखने को मिलते हैं। ठीक है। कह रहे हैं कि 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों से मनोनीत किया जाता है जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला, राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। दूसरा कथन कर रहा है 1/3 स्थान जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुदायों के लिए आरक्षित हैं। तीसरा कह रहा है संविधान संसद को विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधि बनाने के लिए अधिकृत करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं। यहाँ पे अगर हम कथन 1 की बात करें तो कथन 1 जो है 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और जो है सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान रखते हैं। तो ये कथन आपको सही देखने को मिलेगा। कथन 2 की अगर बात किया जाए तो कथन 2 आपको अगर जो देखने को मिलेगा तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये सही नहीं है। राज्य विधान परिषद और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा कह रहा है संविधान जो है संसद को विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधि बनाने के लिए अधिकृत करता है। तो हाँ, ये किया जा सकता है। 1 और 3 जो है सही है, केवल 2 कथन सही है, तो यहाँ पे आपको बी देखने को मिल जाएगा आंसर इसका, क्योंकि केवल 2 आंसर इसके सही हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसके बारे में। इसे भूतलक्षी प्रभाव से जारी नहीं किया जा सकता है। इसके माध्यम से किसी कर से संबंधित विधि में परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसे संविधान में संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कितने कथन जो है सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 यानी कि सभी 3 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जो कथन 1 आपको देखने को मिलेगा कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से जारी नहीं किया जा सकता है, तो इसको जो है लागू किया जा सकता है भूतलक्षी प्रभाव से, तो जो है ये गलत बात आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको गलत देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके माध्यम से जो है किसी कर से संबंधित विधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो इसके माध्यम से कर से संबंधित विधि में परिवर्तन या संशोधन भी किया जा सकता है। ये कथन भी आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो है इसे संविधान में संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल इसे संविधान में संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता है, तो इसका केवल एक आंसर सही है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
करें वह राज्य का वह राज्य सरकार का वैधानिक प्रमुख होता है। वह राज्य विधानमंडल में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के बाद अगला मुख्यमंत्री चुने जाने तक मंत्रिपरिषद सत्ता में बनी रहती है। तो कथन जो है कह रहा है कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं। पहला कथन जो है यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, जो राज्यपाल होता है वह नाम मात्र का अथवा वैधानिक कार्यकारी अधिकारी होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक होता है। तो यहाँ पे वैधानिक नहीं होगा, ये कार्यकारी या फिर कह सकते हो कार्यकारी प्राधिकारी होता है वास्तविक। तो ये गलत देखने को मिलेगा। यहाँ पे बी कह रहा है वह राज्य विधानमंडल में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। तो बिल्कुल वह जो है सत्तारूढ़ दल का नेता होता है, और जैसे ही वह त्यागपत्र देगा जो मंत्री परिषद होगी वह भी खत्म हो जाएगी। तो ये भी कथन गलत देखने को मिलेगा। केवल एक सही है, तो ए इसका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 85 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे राज्यपाल के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसके बारे में बात की गई है। कह रहा है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कौन से सही नहीं है, आपको यहाँ पे भी फोकस करना है। पहला कथन कह रहा है कि वह अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब एक सदनीय विधानमंडल के मामले में विधानसभा या द्विसदनीय विधानमंडल के मामले में राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में नहीं हो। ठीक है। दूसरा कह रहा है इन अध्यादेशों को राज्य विधायिका द्वारा अपने पुनः समवेत होने की 6 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इन अध्यादेशों को राज्य विधानमंडल द्वारा अपने पुनः सम्मिलित होने की 6 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये बात आपको देखने को मिलेगी कि ये जो है कथन यहाँ पे जो कथन है अनिवार्य है, या फिर इसको जो है राज्यपाल किसी भी समय वापस ले सकता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी। वहीं पे कथन एक जो है वह अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब विधानसभा या राज्य विधानमंडल के दोनों सदन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे राज्यपाल जो है किसी भी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब विधानसभा सत्र में ना हो या राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो, अथवा जब राज्य विधानमंडल के दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो तब भी जारी किया जा सकता है। तो एक कथन जो पहला इसका कथन है ये आपको गलत देखने को मिल जाता है। तो ये जो है ये आपको सही देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, फिर से पीछे हो गया है यहाँ पे ये 85। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको 85 में देखने को मिलेगा, इसलिए जो कथन एक है वो सही देखने को मिलेगा, वही कथन दो जो है वो गलत देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो बी आंसर होगा वो हो जाएगा केवल 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं पहुँच रहा है। बी गलत क्यों, 2 गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 माह कह रहा है, ना कि 6 सप्ताह। 6 सप्ताह होता है ना कि 6 माह, आपको याद रखना है। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कौन से सही हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, कह रहा है राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता। तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ये बात आपको सही देखने को मिलेगी। दूसरा कह रहा है संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। क्या ये बात सही है? संविधान में निर्धारित किया गया है? तो नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान किया गया है, ना कि संविधान में। तीसरा कह रहा है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये भी बात सही है, 1 और 3 सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 86 का। देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को एक संघीय व्यवस्था माना जाता है, लेकिन इसमें केंद्र सशक्त होता है। राज्यों को जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो बिल्कुल भारत को संघीय व्यवस्था माना जाता है, केंद्र इसमें सशक्त है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है राज्यों को जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, ये भी बात सही देखने को मिलेगी। 1 और 2 दोनों सही हैं, तो यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा, देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 88 नंबर क्वेश्चन क्या है। उच्च न्यायालयों के पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है सैन्य न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को
ऐसे पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान की गई है। दूसरा कह रहा है किसी पीड़ित पक्ष को ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देना होगा। तीसरा कह रहा है इसमें केवल न्यायिक पर्यवेक्षण शामिल है, प्रशासनिक पर्यवेक्षण नहीं। उपयुक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं। तो इसका जो पहला कथन है कि सैन्य न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को ऐसे पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकारों से छूट प्रदान की गई है, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको जो है कहीं ना कहीं छोड़कर जो है इनको छूट प्रदान की गई है। दूसरा कथन कह रहा है कि किसी भी पीड़ित पक्ष को ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक जो है प्रार्थना पत्र जो है देना पड़ेगा। तो नहीं, इनको जो है स्वयं संज्ञान यानी कि सो मोटो जो है लेके ये जो है कर सकते हैं, प्रार्थना पत्र की अनिवार्यता नहीं है। तो ये गलत कथन आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा कथन देखा जाए इनमें केवल न्यायिक पर्यवेक्षक शामिल है, प्रशासनिक नहीं। तो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा इसमें न केवल प्रशासनिक पर्यवेक्षण बल्कि न्यायिक पर्यवेक्षण दोनों शामिल हैं। तो ये कथन भी गलत है। दो कथन इसके गलत हैं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ना दो, केवल दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं कि 89 क्या है, देखते हैं। 89 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधायी कार्यवाही, कार्यकारी कार्यवाही, प्रशासनिक कार्यवाही, उपयुक्त में से कितने मामलों में न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकती है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो न्यायपालिका है वो सभी में जो है न्यायिक समीक्षा कर सकती है, फिर वो विधायी मामला हो, कार्यवाही कार्यकारी मामला हो या फिर प्रशासनिक कार्यवाही हो, सभी के मामले में जो है न्यायिक समीक्षा का क्षेत्राधिकार लागू होता है। तो सभी तीन, इसका सी आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी एंड इक्वालिटी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और भारत। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो अलायंस है ये भारत के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बारे में आपको डिटेल्स ले लेनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति या फिर न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। दूसरा कह रहा है ग्राम न्यायालयों के पास आपराधिक और दीवानी न्यायालयों को दोनों की शक्तियां होती हैं। तीसरा कह रहा है ग्राम न्यायालयों की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की जाती है। और कह रहा है उपयुक्त में से कौन से सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है। केवल दो, केवल तीन, एक और दो, एक, दो और तीन। तो जो यहाँ पे पहला कथन है तो जो बिल्कुल आपको सही देखने को मिलेगा, इसका जो न्यायाधिकारी होता है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती है और उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके जो है परामर्श से। ठीक है, इसके बाद ग्राम न्यायालयों के पास आपराधिक और दीवानी मामलों की शक्तियां होती हैं। ये भी आपको देखने को जो है दोनों की शक्तियां देखने को मिलेगी। तीसरा जो कथन इसका, ग्राम न्यायालयों की स्थापना जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की, तो ये कथन आपको गलत देखने को मिलेगा। इसका जो है अलग एक्ट आया था, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के माध्यम से इनको किया गया, तो ये गलत है। तीसरा यानी केवल 3 जो है इसका बी आंसर सही है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 92 नंबर, हाल ही में सुर्खियों में रहा ज़ॉम्बी वायरस पद। ज़ॉम्बी वायरस के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, किससे संबंधित है? वैश्विक संघर्षों से उत्पन्न होने वाली आर्थिक अनिश्चितताओं से। हाल ही में भारत में सरकारी वेबसाइटों को निशाना बनाने वाले मालवेयर से। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए उत्तरदायी वायरस की एक अलग श्रेणी है। परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र में जमे हुए प्राचीन वायरस है। तो ये जो ज़ॉम्बी वायरस है ये परमाफ्रॉस्ट जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो जमी हुई कह सकते हो बर्फ है, जमी हुई मृदा है, उसमें हजारों लाखों वर्षों से छिपे होते हैं। ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो है ये बाहर निकल आते हैं, इनको बोलते हैं ज़ॉम्बी वायरस। डी इसका आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं। तो पहला कथन देख लेते हैं, क्या ये सही कथन है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है।
तो ये बिल्कुल आपको कथन देखने को मिलेगा कि जो है ग्राम स्तर पर पंचायत का जो अध्यक्ष होगा उसका निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? दूसरा कथन कह रहा है राज्य विधान निर्वाचन आयुक्त जो निर्वाचन कराने के लिए जिम्मेदार है भारत निर्वाचन आयोग के अधीन काम करता है, तो नहीं, अधीन नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से वो काम करता है। न्यूनतम 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है। क्या एज क्राइटेरिया यहाँ पे 25 वर्ष है? तो नहीं, यहाँ पे 21 वर्ष का क्राइटेरिया है। ये भी गलत है, तीसरा गलत है, केवल एक सही है, तो केवल ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 94, भुगतान बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है भुगतान बैंक जो है देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्पित विभेदित बैंक हैं। कथन 2 कह रहा है भुगतान बैंकों का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित प्रौद्योगिकी संचालित परिवेश में लघु व्यवसायों, निम्न आय वाले परिवारों, प्रवासी श्रमिक कार्यबल तक भुगतान एवं वित्तीय सेवाओं के प्रसार को व्यापक बनाना है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कथन 1 कह रहा है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और कथन 1 जो है कथन 2 की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे यही कथन आपको जो है सही देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन 1 जो है सही है, दोनों कथन सही हैं, और कथन 2 है 1 की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी राजनीतिक दल के से संबंधित राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य है तो ऐसा सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य है। क्या ये बात सही है? तो हाँ, आपको देखने को मिलेगा ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। तो बिल्कुल सामूहिक रूप से जो है राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोनों कथन सही है, तो इसका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अभी हम स्पीड से इसलिए कह रहे हैं जिससे कि टाइम थोड़ा सा मैनेज हो जाए। 96 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे उपस्थित है? तो आपको देखने को मिलेगा ये ओडिशा में स्थित है। ठीक है, अगला है 97 नंबर क्वेश्चन। राज्य विधानमंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित प्रावधानों में से कितने भारतीय संविधान से प्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न है? ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसे अपनी सीट जो है छोड़नी पड़ती है। तो ये बिल्कुल सही बात आपको देखने को मिलती है। राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। ये भी बात आपको संविधान से लेती हुई दिखेगी। 25% सरकारी हिस्सेदारी वाले निगम में लाभ का पद धारण करने वाला कोई सदस्य अयोग्य होगा। क्या ये बात आपको जो है देखने को मिलेगी संविधान से ली गई? तो नहीं, ये संसद के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के माध्यम से लिया गया है, ना कि संविधान में। अंकर है राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में शामिल होना चाहिए। क्या ये कथन आपको सही देखने को मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में शामिल होना चाहिए जो है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से दोबारा इसको जो है मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो इसका जो कथन 4 है, ये बात मैं आपको दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा चौथा भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो 3 सही है, केवल 3 हो जाएगा, सी इसका आंसर सही। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त में से कितने वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर तंत्र का हिस्सा नहीं है? पंचायत यानी आर्बिट्रेशन, दूसरा कह रहा है मध्यस्थता, मीडिएशन, सौदा अभिभावक, प्ली बार्गेनिंग। क्या ये जो है नहीं है? आपको बताना है। तो विकल्प जो है यहाँ पे पंचायत आर्बिट्रेशन जो है ये है हिस्सा है आपका देखने को मिलेगा एडीआर का। मध्यस्थता भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि जो है हिस्सा जो है किसका? एडीआर का। ठीक है, वहीं पे सौदा अभिभावक जो है ये भी आपको एडीआर तंत्र का हिस्सा देखने को मिलेगा। ये तीनों जो है हिस्से आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ठीक है,
फिलहाल जो प्ली बार्गेनिंग है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, लेकिन जो है हिस्सा आपको एडीआर का देखने को मिलेगा। तो कोई भी इसमें सही, मतलब सारे सही हैं तो इसका सही, मतलब गलत पूछ रहा है तो कोई नहीं गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वह कौन से सदन की सदस्यता धारण करेगा। ठीक है, आगे कह रहा है दूसरा कथन, भारत के संविधान ने इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से नियम निर्धारित किए गए हैं। तो कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि ऑप्शन है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कह रहा है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी कह रहा है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो यहाँ पे जो पहला कथन इसका है, ठीक है, कि यदि कोई संसद के दोनों सदनों के लिए जो है निर्वाचित हो जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर सूचित करना होगा कौन से सदन के लिए सदस्यता धारण करेगा। तो ये बिल्कुल जो है सही बात देखने को मिली। लेकिन ये जो संविधान के तहत नहीं बताया गया है, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत बताया गया, तो 20 का गलत है, कथन 2 गलत है और कथन 1 सही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 100 नंबर है क्वेश्चन, लास्ट है इस टेस्ट का। तो मैंने लास्ट में काफ़ी स्पीड से किया है, तो आप लोग जो है इसकी पीडीएफ से भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉपर इसका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे दे दूंगा मैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। दिनेश गोस्वामी समिति और वोहरा समिति संबंधित हैं न्यायिक सुधारों से, केंद्र राज्य संबंधियों से, चुनाव सुधारों से और करा पंचायती राज सुधारों से। तो जो यहाँ पे वोहरा समिति और दिनेश गोस्वामी समिति देखने को मिलेंगी, ये दोनों जो है चुनाव सुधारों से संबंधित देखने को मिलेंगी। सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है टेस्ट 2 कंप्लीट कर लिया है और टेस्ट इसका जो है पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया गया था, उसको भी आप लोग जो देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगला टेस्ट जो है कल नहीं अगले दिन जो है अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग उसको भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लीजिए, वंदे मातरम।